बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 1 में हमें कहा जा रहा है प्रूव द लैग्रांज आइडेंटिटी। लैग्रांज एक मैथमेटिशियन था, उसने ये हमें एक वेक्टर एनालिसिस में फार्मूला दिया है। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटी को प्रूव करें। ये एक आइडेंटिटी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। हम स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इस लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है। हम पहले a क्रॉस b मैग्नीट्यूड, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्वायर को मिटा रहा हूं, हम पहले a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में ये बताया था, ये फार्मूला बच्चों, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये वाला फार्मूला मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स वाला मेरा जो लेक्चर है, अगर उसको आप सुने तो उसमें भी मैंने इस फार्मूले की डिटेल दी थी। और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बुक में ये फार्मूला लिखवाया भी था कि आप क्वेश्चन नंबर 3 के सामने ये फार्मूला लिख लें। तो आपने a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। मैं अब ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता कि ये कैसे बना या किस तरह से बना। फिलहाल आपने क्या करना है, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड की जगह डायरेक्ट आपने ये लिख लिया। ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ मैंने वैसे लिख दिया। अब ये स्क्वायर अंदर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये भी एक नंबर है, तो इन तीनों के ऊपर अलग अलग मैंने स्क्वायर ले लिया। स्टूडेंट्स, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड बनानी हो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बनानी हो, तो मैंने ये आपको बात बताई हुई है कि आपने हमेशा 1-2 स्टेप्स करके, जो भी आप साइड लेंगे उस पे आप 1-2 स्टेप्स करके अदर साइड को, अपने टारगेट को जरूर देखना है, अपनी डेस्टिनेशन को जरूर देखना कि हमें बनाना या लाना क्या है। स्टूडेंट्स, आप इसको कंपेयर कर लें थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड स्क्वायर तो बन चुका है, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे a डॉट b लाना है। अब a डॉट b जो है वो, उसमें तो कॉस होता है। a डॉट b क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साथ कोसाइन थीटा। तो हमारे पास तो यहाँ साइन है, हम साइन की जगह कोसाइन लाएंगे। तो हम यहाँ पे, ये हमारे पास एक वेल नोन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। असल में इस क्वेश्चन में या इस फार्मूले को प्रूव करने में टिपिकल स्टेप है यही, मेन स्टेप है यही, क्या कि साइन स्क्वायर की जगह हमने क्या लाना है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर। क्यों ला रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे हमें डॉट प्रोडक्ट लाना है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस होता है, दैट्स वाई साइन स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर लाएंगे। बस इसके बाद आगे सवाल आपका हो चुका है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा बनने लगा राइट हैंड साइड। देखिएगा, हमने साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर लिख लिया। अब ये जो बाहर वैल्यू पड़ी है a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर लो और इसको कॉस स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर लो। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एज इट इज रहेगी। जब आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो एज इट इज रहेगी, लेकिन जब आपने इसको यहाँ कॉस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड स्क्वायर साथ कोसाइन स्क्वायर थीटा। अब ये तीनों पर स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर बना लें। यहाँ पे अंदर स्क्वायर के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं a डॉट बी, अंदर ब्रैकेट के अंदर यानी स्क्वायर के अंदर जो ये चीज है इसको मैंने लिखना है a डॉट बी। इसको मैंने a डॉट बी लिख दिया, क्योंकि a डॉट बी क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साथ कोसाइन थीटा। तो ऊपर ये स्क्वायर ऐसे ही, तो ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं इस फार्मूले पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूं। इस फार्मूले को देखा जाए तो इसमें टोटल 4 चीजें हैं। क्या, a मैग्नीट्यूड एक चीज, b मैग्नीट्यूड दूसरी चीज, a डॉट b तीसरी चीज और a क्रॉस b मैग्नीट्यूड चौथी चीज। बच्चों, अब आपने इस फार्मूले को जबानी याद भी रखना है, क्योंकि अभी मैं इसके साथ क्वेश्चन 9 पार्ट 1, 2 एंड क्वेश्चन 8 पार्ट 2 कराऊंगा। उसमें ये फार्मूला
आपको ज़बानी याद होगा तो ये सवाल हो सकेंगे, वरना ये सवाल नहीं हो सकता। लिहाजा आप इस फार्मूले को ज़बानी याद रखेंगे, और ज़बानी याद रखने का ये तरीका या ये जुगाड़ सुन लें। लेफ्ट पे आपने ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, और राइट पे जो है आपने ए डॉट बी ले लेना है। लेफ्ट पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जरूर डालनी है, क्योंकि गौर करें ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी इस वक्त एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर को स्केलर के इक्वल लिखना है। यानी आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत है, स्केलर क्वांटिटी इसको बनाना है। दैट्स वाई अब ये मैग्नीट्यूड स्केलर बन गया। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी। लेफ्ट पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, राइट पे ए डॉट बी, इस पे मैग्नीट्यूड की नहीं जरूरत, ये ऑलरेडी एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे अब आपने इस पे भी स्केयर डाल दें और इस पे भी स्केयर डाल दें, ये याद करने की जुगाड़ या ट्रिक बता रहा हूं। अब आपने इधर क्या करना है, साथ राइट साइड पे ए मैग्नीट्यूड स्केयर बी मैग्नीट्यूड स्केयर लेना है, और साथ बेटा माइनस डालना है। सर हम अंदर माइनस क्यों डाल रहे हैं? एक्चुअली अगर देखा जाए, इसके फार्मूले को ओपन किया जाए तो इसके फार्मूले में तो साइन आना है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है, तो साइन की जगह हमने ये लेकर आए ना 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर। दैट्स वाई यहाँ माइनस रखना है, प्लस नहीं रखना। फार्मूले को याद करने का ये तरीका है। आपने क्या करना है, फिर मिटा कर लिख रहा हूं। लेफ्ट पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, राइट पे ए डॉट बी स्क्वायर, या पहले आप मैग्नीट्यूड स्क्वायर ना डालें, ऐसे याद रख लें, फिर स्क्वायर डाल दें, और साथ राइट साइड पर ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, साथ इधर माइनस। ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी का फार्मूला, लैग्रांजेस आइडेंटिटी आपने याद रखनी है, क्योंकि अब आए मैं इसका सेकंड पार्ट कराने से पहले क्वेश्चन 9 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करा लूं। क्वेश्चन 9 पार्ट 1 या 2 में हमें इसमें 4 टोटल चीजें हैं, तो 4 में से कोई सी 3 देकर चौथी मांग रहे हैं। लैग्रांजेस आइडेंटिटी में टोटल बेटा 4 चीजें हैं, इसमें 4 में से कोई 3 देकर चौथी मांग रहा है। 4 चीजें कौन सी हैं? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड एक चीज, ए मैग्नीट्यूड दूसरी चीज, बी मैग्नीट्यूड तीसरी चीज, और ए डॉट बी चौथी चीज। तो ये देखें, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए मैग्नीट्यूड 3 है, बी मैग्नीट्यूड 5 है, ए डॉट बी 60 है, फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ये इसमें लैग्रांजेस आइडेंटिटी लग रही है। सर हमें याद कैसे रहेगा कि यहाँ पे हमें लैग्रांजेस आइडेंटिटी लगानी है? उसने तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया। तो बच्चों याद रख लो, एट ए टाइम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिलेशन है वो लैग्रांज आइडेंटिटी का है। लैग्रांज एक मैथमेटिशियन था, उसने एट ए टाइम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में ये रिलेशन दिया हुआ है, ये आइडेंटिटी दी हुई है। तो किसी भी सवाल में एट ए टाइम अगर डॉट प्रोडक्ट भी हो और क्रॉस प्रोडक्ट का भी जिक्र हो, तो वहां पे आपने क्या करना है, लैग्रांजेस आइडेंटिटी लगा लेनी है। तो ये देखें, मैंने लैग्रांजेस आइडेंटिटी लगाई है क्वेश्चन में। अब इसमें गिवन वैल्यूज को पुट करके जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वो निकाल ली है। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, प्लस माइनस 189 अंडर रूट। बट चूंकि ये मैग्नीट्यूड है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिए, तो ये पॉजिटिव आंसर होगा। सेकंड पार्ट भी हूबहू इसी तरह, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड देकर ए डॉट बी मांग रहे हैं, तो इसमें भी यही काम हम करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट नहीं किया, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट किया। वजह बच्चों, जो ए डॉट बी है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें ए क्रॉस बी पर मैग्नीट्यूड है, इट मीन किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वो लेंथ होती है, और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैग्नीट्यूड का आंसर हमेशा पॉजिटिव लाना होता है। दैट्स व्हाई नेगेटिव को क्या कर दिया, मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। क्वेश्चन 8 पार्ट 2, इसको 3 तरीकों से समझाऊंगा, 3 तरीकों से कराऊंगा। एक तरीका तो पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, बाकी 2 मैं जबानी बोलूंगा, आपने खुद सुनना है जल्दी से और समझ कर खुद कर लेना है। एक तो ये तरीका है कि इस क्वेश्चन की मैं ये डिटर्मिनेंट वाली यानी राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके ये जवाब ला रहा हूँ। राइट हैंड साइड ले लें, ये डिटर्मिनेंट है,
राइट हैंड साइड ले लें और डिटर्मिनेंट को ओपन कर दें। मैंने हिंट्स की फॉर्म में लिखा है, जगह कम थी, दैट्स वाई डायरेक्ट मैंने यूं कर लिया। आपने पहले राइट हैंड साइड में ये डिटर्मिनेंट लिखना है, फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। कैसे? ये दो एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, माइनस ये वाली एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये मल्टीप्लाई होगी, माइनस ये मल्टी। अब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। तो ये देखें, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और ये भी ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी। तो ये फिलहाल ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, तो अंदर मैंने इस नंबर का स्क्वायर लिख लिया, यानी ए डॉट बी होल स्क्वायर कर लिया। बट व्हाट इज दिस वन? दिस इज लैग्रांजेस आइडेंटिटी, ये उसकी राइट हैंड साइड है। तो आपने नीचे लैग्रांजेस आइडेंटिटी का पूरा फार्मूला लिखकर डायरेक्ट इसकी जगह लिख देना है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि ये देखो ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड है, इसको डायरेक्ट आपने यूं लिख लेना है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी तरीका है कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी जगह डायरेक्ट अब ये फार्मूला लिखोगे, क्योंकि रीजन दोगे कि लैग्रांजेस आइडेंटिटी ये इसके बराबर है। और इसको आगे आपने लिखना है ए डॉट ए बी डॉट बी माइनस, इसको दो बार लिखना है, यानी ये चीज, और आगे कहना है दिस कैन बी रिटन एज, और आगे ये डिटर्मिनेंट लिख लेना है, यानी इसके बाद फौरन आपने ये स्टेप कर देना है। ये सेकंड मेथड है, यानी एक्चुअली आप इधर से यूं चल रहे, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसकी जगह डायरेक्ट ये चीज लिखनी है और ये फार्मूला साथ रीजन देनी और फिर यूं कर लेना है। ये एक मेथड है। दूसरा, तीसरा मेथड क्या है? बच्चों गौर से देख लें, अगर यही सवाल 8 नंबर का फर्ज कर लो आ जाए, बाई चांस 8 नंबर का आ जाए, तो फिर क्या करना है बच्चों? फिर आपने ये राइट हैंड साइड लेनी है, ये डिटर्मिनेंट लिया, इसको एक्सपेंड किया बच्चों, आप यहां पे पहुंचे इस स्टेप पर। इसके बाद आपको ये मैं कनेक्शन जोड़ कर दे रहा हूं, गौर करना। इस स्टेप के बाद आपने बच्चों ये स्टेप करना है, यहां से आगे ये स्टेप करना है। क्या? अंदर ए डॉट बी को लिखना है ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड को साइन थीटा, स्क्वायर को अंदर ले आओ, ये चीज, यानी इससे यूं चल पड़ना है, ऐसे रिकर्सिवली यूं चलते जाना है। यहां पे पहुंचे, अब आप ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉमन ले लें, स्क्वायर अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि आपने ए क्रॉस बी लाना है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर, और इस पूरी चीज को अंदर यूं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो, और इसकी जगह लिखोगे ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्क्वायर के जो अंदर चीज है ये ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड होती है, ऊपर चूंकि स्क्वायर है तो ये विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यानी आपने इस स्टेप के बाद यहां से आगे रिकर्सिवली चलते जाना है। तो ये 8 नंबर का सवाल आ जाए तो यूं कर ले। अब हम बच्चों क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 करते हैं। मैंने क्वेश्चन 5 के पार्ट 1 के साथ ही जो इस तरह के सिमिलर टाइप क्वेश्चन थे जो लैग्रांजेस आइडेंटिटी से होने थे, उनको मैंने कराया। बच्चों मैं बहुत सारे क्वेश्चन के या तो स्टार्ट में या एंड पे उन पे डिस्कशन करता हूं, तो मेरा लेक्चर पूरा गौर से सुना करो, क्योंकि स्टार्ट में उस क्वेश्चन पर एक्सप्लेनेशन होती है, वो डिस्कशन जो मैं स्टार्ट में करता हूँ वो उस क्वेश्चन पर डिस्कशन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, और एंड पे जो मैं किसी क्वेश्चन के डिस्कशन करता हूँ तो वो उसमें कंक्लूजन होता है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसके साथ कंक्लूजन निकाला, फार्मूला निकाला, और फिर मैंने इसके अंदर ये डिस्कशन की। तो बेटा ये डिस्कशन जरूरी होती है, तो पूरा लेक्चर सुना करो ताकि उसके अंदर आपको पूरा पूरा कंसेप्ट मिले। क्वेश्चन 5 पार्ट 2 है। इसमें हमें कहा जा रहा है फॉर द वेक्टर ए, ये कोई ए वेक्टर है, एंड ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, एंड ये कोई तीसरा वेक्टर सी है। 3 वेक्टर्स तो ये गिवन है, साथ हमें कहा जा रहा है फाइंड अ वेक्टर डी, कोई हमें चौथा वेक्टर, कोई डी ऐसा वेक्टर है, ये निकालना है, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये जो डी वेक्टर है ये इन 2 वेक्टर्स पर कहा जा रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट सी डॉट डी दिस इज इक्वल टू 1। सी एंड डी का डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो इस क्वेश्चन में हमें डी वेक्टर निकालना है।
स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी मैं दो तरीकों से करा दूंगा। एक तरीका तो ये है जो डिटेल में मैंने किया है, दूसरा तरीका सिर्फ उसके मैं हिंट दूंगा, तो वो आपने खुद कर लेना है। पहले आप इसका ये फर्स्ट मेथड देखें। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो हम डी को लेट ये नाम दे देते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमने डी वेक्टर को सपोज ये एक नाम दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि गिवन वेक्टर एक्स वाई जेड स्पेस में है तो डी वेक्टर को भी हम 3 डायमेंशनल वेक्टर लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लेट कर लिए। हमने ये जो डी को लेट किया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम आगे क्वेश्चन के अंदर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो गिवन कंडीशंस होंगी उनको अप्लाई करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यूज इन गिवन कंडीशन को यूज करते हुए क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यूज को हम इस इक्वेशन ए में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें 3 कंडीशंस हैं, 3 इंफॉर्मेशंस हैं। क्या? डी वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है और डी वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है, और तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले हम इन 3 कंडीशंस को क्वेश्चन में लिखते हैं, यूज करते हैं। तो पहली बात यही मैंने लिखी है, इट इज गिवन दैट द वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। जब भी बेटा दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट, आपको पता है कि हम 0 के इक्वल, तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेते हैं। तो आपको पता है हम उनका डॉट प्रोडक्ट क्या लेते हैं, 0 के इक्वल लेते हैं। दैट्स वाई डी डॉट ए, ये भी हमने 0 ले लिया क्योंकि डी इज परपेंडिकुलर टू ए, एंड बी डॉट डी, डी डॉट बी लिख लें, बेहतर यही है कि ये डी इधर ही लिखा है आपने, एंड डी डॉट ए बी एंड डी डॉट बी, ये भी 0 ले लिया क्योंकि डी जो है वो ए पे भी परपेंडिकुलर है, बी पे भी परपेंडिकुलर है, तो डी को मैंने लेफ्ट पे ही रखा है, इकट्ठा एक की साइड पर रखा है। डी डॉट ए 0 एंड डी डॉट बी 0 आल्सो। थर्ड कंडीशन इज सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1, आल्सो गिवन दैट सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1। अब इन 3 कंडीशन से हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे। आए डी डॉट ए इक्वल टू 0, फर्स्ट कंडीशन को देखें, d डॉट ए इक्वल टू 0। दो वेक्टर का जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे लेते हैं, पहले वेक्टर का आयत कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के आयत कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, प्लस पहले वेक्टर का जेथ कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के जेथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस पहले वेक्टर का केथ कंपोनेंट उसको दूसरे वेक्टर के केथ कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके तीनों का सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों यही काम किया, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। नेक्स्ट डी डॉट बी, डी डॉट बी ये बी वेक्टर है, ये ए है, ये बी है। स्टूडेंट्स ए के अंदर केथ कंपोनेंट नहीं है तो मैंने केथ कंपोनेंट को 0 लिखा है, बी के अंदर जेथ कंपोनेंट नहीं है तो मैंने जेथ कंपोनेंट को 0 लिखा है। क्योंकि आप रिकॉल करें क्रैमर रूल में या इन्वर्जन मेथड में चैप्टर 2 में भी हम यही काम करते थे कि लेट ये कोई इक्वेशन है और हमने एट ए टाइम तीनों वेरिएबल इसमें लाने होते हैं, तो जो वेरिएबल मिसिंग होता है, फर्ज कर लो यहाँ पे 5 है, तो जो वेरिएबल मिसिंग होता है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट हम क्या कर लेते थे, रिकॉल करें 0 ले लेते थे। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम किया क्योंकि मैंने x कंपोनेंट को x से, y कंपोनेंट को y से और z कंपोनेंट z से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम एट ए टाइम तीनों कंपोनेंट्स या तीनों कोफिशिएंट शो करते हैं। आप अगर ना भी शो करें, कोई अच्छा स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वो डायरेक्ट भी ये प्रोडक्ट बना सकता है। मैंने ज़रा आसान करने के लिए मजीद जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको 0 शो किया हुआ। तो नाउ डी डॉट बी, इसी तरह से डी डॉट बी, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इनको नाम दे दिया 1 एंड 2। थर्ड कंडीशन ये है, गिवन है ये सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1, तो सी डॉट डी, सी वेक्टर ये है, इसमें आई कंपोनेंट मिसिंग है तो आई कंपोनेंट को 0 बना दिया, सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स याद रखें, जितने भी वेरिएबल होते हैं किसी क्वेश्चन में,
जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल होते हैं तो उस क्वेश्चन में कम अज कम उतनी इक्वेशंस होना जरूरी है। यहाँ पे बेटा 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो 3 इक्वेशंस का होना जरूरी है ताकि हमें एक्स वाई जेड तभी मिलेगा। 4 हो 5 हो तो ज्यादा आसान है, लेकिन एटलीस्ट जितने वेरिएबल्स होंगे तो उतनी इक्वेशंस होना जरूरी है। तो इसमें 3 वेरिएबल हैं, लिहाजा 3 इक्वेशंस होना जरूरी है। 4 इक्वेशंस होंगी, 5 इक्वेशन होंगी और वेरिएबल 3 है तो वो तो और आसान है। लेकिन अगर वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 2 या 1 है तो फिर हम एक्स वाई जेड को नहीं निकालेंगे। फिर उसका और एक मेथड है, उसमें एक्स वाई जेड यूं नहीं निकलेंगे जैसे इधर हमने निकाले, उसके लिए फिर एक और मेथड है, फिलहाल वो अभी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें 3 इक्वेशंस है और 3 वेरिएबल्स हैं। पहले भी ये मैंने बात बताई थी क्वेश्चन 4 के अंदर कि जब 3 लीनियर इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन पे क्रैमर रूल भी लगता है, इन्वर्जन मेथड भी लगता है, और भी मेथड्स हैं वो भी लग सकते हैं। ये चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे मैं आपकी आसानी के लिए इलेमिनेशन मेथड यूज करूंगा, वो ज्यादा आसान है। इलेमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई से भी 2 इक्वेशन में से पहले एक वेरिएबल इलेमिनेट करते हैं और फिर अदर 2 इक्वेशन से फिर वही वेरिएबल इलेमिनेट कर लेते हैं, यानी एक वेरिएबल को हम साइड पे लगा देते हैं और हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे भी यही काम हम करेंगे। हम क्या करते हैं, 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं और यहां से बच्चों हमने क्या करना है, एक्स वेरिएबल को इलिमिनेट करना है। 1 और 2 से एक्स वेरिएबल को हम इलिमिनेट करेंगे ताकि हमें वाई जेड में इक्वेशन मिले, क्योंकि यहाँ भी वाई जेड में ये इक्वेशन है तो इधर से हम एक्स इलिमिनेट करके इसको भी वाई जेड में कन्वर्ट करते हैं और फिर बड़े आराम से हमें वाई जेड इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से मिल जाएगा। आपकी मर्जी है, आप 2, 3 को सॉल्व करके यहां से z इलिमिनेट कर सकते हो तो एक्स वाई में इक्वेशन मिल जाएगी, और ये भी एक्स वाई में है तो जैसे मर्जी कर लें। तो मैंने 1, 2 को सॉल्व किया है, आप 2, 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लफ्ज जरूर लिखना है पेपर में, सॉल्विंग इक्वेशन 1, 2। यहां से मैं एक्स वेरिएबल इलिमिनेट कर रहा हूं, तो एक्स वेरिएबल इलिमिनेट करने के लिए ये कोफिशिएंट को कंपेयर करें ना, तो इसका कोफिशिएंट 2 और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इनको आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यही बात मैंने लिखी। सब्ट्रैक्ट करने से ये x से कट जाएगा, हमारे पास एक ऐसी नई इक्वेशन आएगी जिसमें सिर्फ y और z वेरिएबल है। तो अब हम इन 2 को सॉल्व करके बड़े आराम से y और z निकाल लेंगे। तो देखें अब बेटा इन 2 को हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन 3 और 4 को। तो जरा इक्वेट करें, कंपेयर करें। यहाँ पे z का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इक्वेशन, यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो यही बात आगे मैंने लिखी है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 विद 2 एंड एडिंग विद इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आगे दिस इंप्लाइज का साइन डाला है, तो इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, और इसको ऐड किसके साथ किया, 3 के साथ। तो ये ऐड करें तो ये कट जाएगी वैल्यू, हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, -5 को उधर ले जाएं तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है। यहां भी बच्चों मैंने यही लिखा है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग विद 2 इंप्लाइज दैट। आपकी मर्जी, आप ये चीज ना भी लिखे, मैंने तो मजीद आपके लिए आसान कर दी है। अब आपको ये y की वैल्यू मिल चुकी है, y की इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो x मिल जाएगा। y की इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट करें तो x मिल रहा है, ये चेक कर ले, x की ये वैल्यू मिलेगी। अब आप x की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपको z मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। आप चाहें तो y की यही वैल्यू इसमें पुट करके भी z निकाल सकते हैं, बट मैंने x की वैल्यू से z की वैल्यू निकाल ली है, वो आपकी मर्जी है, जैसे कर लें। तो ये आपको x, y, z मिल चुका है, और मैंने अभी शुरू में बोला था कि हमने अब एंड पे ये जो d वेक्टर है, इसमें एंड पे हमने x, y, z निकाल कर d में पुट करना है। जो हमने शुरू में लेट किया था d वेक्टर, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि हम x, y, z निकाल कर इनकी वैल्यूज को
इक्वेशन में पुट करेंगे ए में, तो एंड पे यही काम किया, ये देख लें। पुट यहां से आगे पुट एक्स वाई जेड इन इक्वेशन ए, तो हमें बच्चों ये डी वैल्यू मिल गई है, वेक्टर डी की वैल्यू मिल गई। क्या हमारा ये जवाब सही है? कोई हमसे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं होगी? अगर पेपर में आपके पास टाइम हो तो आप ये जो आपने डी वेक्टर निकाला है आप चेक कर लो कि क्या गिवन कंडीशन जो थी क्वेश्चन की, ये डी वेक्टर जो हमने निकाला है उन कंडीशंस पर पूरा उतर रहा है, चेक कर लो। यानी आप सरे दस्त ये मैंने चीज चेक की है कि सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1, ये मैंने रफ में चेक किया, आप नीट में चेक कर लेना पेपर में। तो ये देख लें सी डॉट डी दैट शुड बी 1, तो आपने सी और डी का डॉट प्रोडक्ट, ये गिवन वेक्टर सी है, सी और डी का डॉट प्रोडक्ट लो तो आंसर 1 आएगा। मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया कि आप इसको चेक कर लेना पेपर में, अगर टाइम बचे तो रफ में चेक कर लो या नीट में चेक कर लो, ठीक है ना। मैंने थोड़ी देर पहले अलग से ये चेक किया था कि ये मेरे साथ कोई कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई, तो ये 1 आंसर आया है। सिमिलरली आप चाहें तो डी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो वो 0 भी बनेगा, और डी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो वो भी 0 आएगा। यानी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अगर पेपर में टाइम है तो, या फिर एंड पे जाकर जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे तो ऐसे, जब मैं अक्सर क्वेश्चन के साथ आपको वेरिफिकेशन बताया करता हूं कि आप चेक कर लो कि आपका जवाब सही है या गलत है, तो वो वेरिफिकेशन आपने अगर पेपर में करनी हो तो आखिर में जाकर, पहले पूरा पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए और आखिर में जाकर फिर आप इस तरह की क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं चेक करने के लिए। स्टूडेंट्स, आप थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन 4 पार्ट 1 उसकी स्टेटमेंट बुक से पढ़ें और क्वेश्चन 5 पार्ट 2 उसकी भी स्टेटमेंट को पढ़ें। ये देखें मैंने दोनों स्टेटमेंट्स लिख दी हैं सामने ताकि कंपैरिजन ना हो आपको। इसकी कुछ स्टेटमेंट तो क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 के साथ मिलती है, क्वेश्चन 4 की कुछ स्टेटमेंट। क्या? फाइंड अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5 एंड, अब ये वाली स्टेटमेंट मिलती है क्या? परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। अब इस जैसे सवाल को जिसके अंदर मैग्नीट्यूड साथ गिवन हो और डायरेक्शन का जिक्र हो, मैग्नीट्यूड या लेंथ एक ही बात है, इस जैसा सवाल जिसमें मैग्नीट्यूड का जिक्र हो या लेंथ का जिक्र हो और साथ डायरेक्शन का जिक्र हो, यानी यहां पे डायरेक्शन क्या है कि वेक्टर जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो अलोंग या पैरेलल है या इज इन डायरेक्शन है इसके। तो जब भी मैग्नीट्यूड यानी लेंथ का जिक्र हो और साथ डायरेक्शन का जिक्र हो तो इस जैसे सवाल को हम यूं करते हैं जैसे मैंने कराया था। ये आसान मेथड है ना, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन में पहले ये मेथड कराया था 4 में, फिर मैंने इस जैसा मेथड भी कराया था इक्वेशंस वाला, क्योंकि इक्वेशंस वाला मेथड जो है ये जिसमें इक्वेशंस बनती हैं ये थोड़ा लेंथी हो जाता है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को मैंने पहले इस मेथड से कराया था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये सवाल भी इस मेथड से हो सकता है, तो वेट करें, यही बात बताने जा रहा हूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड या लेंथ, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड या लेंथ का जिक्र हो और साथ डायरेक्शन का जिक्र हो तो हम उधर ये काम करते हैं। अब फर्ज कर लो रिक्वायर्ड वेक्टर है सी, तो सी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन किसके अलोंग है? ए क्रॉस बी के। तो पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला। सर सी की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अलोंग कैसे है या क्यों है? हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है जो उसने कहा हुआ है कि फाइंड अ रिक्वायर्ड वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, वो वेक्टर जो है एट ए टाइम हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी। तो पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला, मेरा आप ये लेक्चर देखेंगे इस क्वेश्चन वाला, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला, वो मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पे डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे वेक्टर की डायरेक्शन इसके अलोंग है, यानी हमारा वेक्टर सी वेक्टर इसके पैरेलल है या इसके अलोंग है या इसकी डायरेक्शन में, तीनों का एक ही मतलब है। तो यहाँ पे हमने सी वेक्टर की डायरेक्शन जो है
ये वाली सी यूनिट वेक्टर जिसको डायरेक्शन कहते हैं, सी यूनिट वेक्टर, ये इसके अलोंग है, लिहाजा यूं निकाला था। वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ये याद रखें, ए क्रॉस बी हमेशा एक वेक्टर ही होता है, ए क्रॉस बी हमेशा ये वेक्टर ही होता है एक, और ये वेक्टर हमेशा ए और बी पे क्या है? परपेंडिकुलर होता है। ये मैं क्वेश्चन 4 में भी बता चुका हूं, और जब मैंने वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर डिलीवर किया था वहां पे भी ये मैं बात बड़ी डिटेल से बता चुका हूं। तो ये हमने फिर सी यूनिट वेक्टर इस वेक्टर की डायरेक्शन के अलोंग लिया था, और इसी क्वेश्चन 4 का मैंने, आप देख ले मेरा लेक्चर, उसमें मैंने इसी क्वेश्चन 4 का सेकंड मेथड भी किया था, वो इस मेथड से था। उसमें इलिमिनेशन मेथड हमने यूज किया था, उसमें एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आई थी और बाकी 2 इक्वेशंस लीनियर आई थी। तो वहां पे मैंने कहा था कि अगर तीनों इक्वेशन लीनियर हो तो फिर तो हम क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं, इन्वर्जन मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन साथ मैंने बोला था कि उस क्वेश्चन में, यानी ये 4 में, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक आई थी, तो मैंने कहा यहाँ पे क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड तो नहीं लगेगा, हम इलिमिनेशन मेथड ही लगाएंगे, क्योंकि वो तीनों इक्वेशन लीनियर नहीं थी। लेकिन जब तीनों इक्वेशन लीनियर हो तो क्रैमर रूल भी लगता है, इन्वर्जन मेथड भी लगता है, लेकिन मैं प्रेफर कर रहा हूं आपके लिए इलिमिनेशन मेथड, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। अब आप में से कोई बच्चा ये सवाल कर सकता है कि क्या फिर यहां भी तो यही बात है कि ये डी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी है, तो सर आपने यहां फिर ए क्रॉस बी क्यों नहीं निकाला? मैं निकाल सकता था, मैं भी बताने लगा हूं हिंट, लेकिन वो मेथड जो है आपने खुद करना है। आए मैं इसके लिए आपके साथ यहां पे एक डिस्कशन शेयर करता हूं। बच्चों क्वेश्चन की जरा स्टेटमेंट को देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि डी वेक्टर जो है वो ए और बी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जब आप इसको अल्टरनेट मेथड, यानी इस क्वेश्चन 5 के सेकंड मेथड की बात करूं, अगर आप इसको सेकंड मेथड से करना चाहें तो आपने फिर क्या करना है? पहले आपने बेटा ए क्रॉस बी निकाल ले, उसी तरह से आई जे के फॉर्म में इधर ए के कंपोनेंट लिखेंगे, फिर इधर बी के कंपोनेंट लिखेंगे। आपने वेक्टर ए क्रॉस बी निकाल लिया। अब ए क्रॉस बी वेक्टर ऐसा है जो ए पे भी परपेंडिकुलर है और बी पे भी परपेंडिकुलर है। ज्योमेट्रिकली बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, फर्ज कर लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इस पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा इन दोनों पे। तो फर्ज कर लो ये व्हाइट बोर्ड के साथ ये आपकी तरफ ये जो है ये ए की डायरेक्शन होगी। फिलहाल यहाँ पे मैं समझाने के लिए यूं बता रहा हूं कि ये ए क्रॉस बी वेक्टर है, आपकी तरफ जो व्हाइट बोर्ड पे होगी वो ए क्रॉस बी की ये डायरेक्शन होगी, तो ए क्रॉस बी फिर ये डायरेक्शन बन रही है। अब अगर बात इतनी ही होती यहां तक, ये चीज ना दी जाती साथ, ये चीज ना दी जाती साथ, इसकी जगह लेंथ या मैग्नीट्यूड का जिक्र होता, तो फिर तो एग्जैक्टली ये इस पैटर्न पे सवाल चला जाता। लेकिन यहां बेटा हमने साथ, हमें कंडीशन है कि सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1। अब बेटा डी वेक्टर जो है वो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन के अलोंग नहीं है। इट मीन डी है तो ए बी पर परपेंडिकुलर, लेकिन डी इससे कहीं आगे पीछे होगा। फर्ज कर लो डी ये है। अब आप कहते हैं फिर सर ये इस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा? स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले भी बात बताई हुई है कि किसी भी वेक्टर को हम उठाकर उसकी पोजीशन चेंज करके, डायरेक्शन नहीं चेंज करनी, पोजीशन चेंज करके हम उसको कहीं आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम किसी पॉइंट से उठाकर उसकी डायरेक्शन चेंज किए बगैर, उसकी पोजीशन चेंज करके उसको आगे पीछे हम ले जा सकते हैं। इट मीन इस डी वेक्टर को थोड़ा सा इधर लाएं तो ये डी वेक्टर एग्जैक्टली इसके साथ क्या है? इन पे परपेंडिकुलर होगा। बट ये यहां पे देखें तो डी वेक्टर जो है तो ए बी पे परपेंडिकुलर, लेकिन ये डी वेक्टर जो है ये ए क्रॉस बी के क्या होगा? पैरेलल होगा। यानी डी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी के क्या है? पैरेलल है। दूसरे लफ्जों में डी की डायरेक्शन
और ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे हम जो है फिर ये वाला काम करेंगे। जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात बताई हुई है, उधर फिर हम क्या लिखते हैं, सम वेक्टर जो भी किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल हो। यहाँ डी वेक्टर ए क्रॉस बी के पैरेलल है, तो इधर हम लिखेंगे डी वेक्टर इज इक्वल टू सम नंबर टाइम या स्केलर टाइम ए क्रॉस बी। ये स्केलर यहाँ पे, ये स्केलर यहाँ पे लैम्डा है, सम स्केलर टाइम ए क्रॉस बी। यहाँ पे ये लैम्डा जो है ये स्केलर नंबर है। तो इस क्वेश्चन में हम फिर डी को लिखेंगे ए क्रॉस बी साथ लैम्डा टाइम। फिर हमने आगे फिर वो सारा प्रोसेस करना है, लैम्डा के साथ डी को एक्सप्रेस कर लेना है, फिर आगे ये सी डॉट डी वाली कंडीशन लगानी है, और फिर डी की वैल्यू यहाँ से बनाकर लैम्डा की वैल्यू इक्वेट करके यहाँ से फिर हमने इनको इक्वेट करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और फिर इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। तो इस मेथड से भी करना हो तो हिंट मैंने दे दिए, आप खुद कर लें। अब बच्चों क्वेश्चन 6 पार्ट 1 को मैं इसी पैटर्न पे करूंगा, ये इक्वेशन वाले पैटर्न पे। अगर स्टूडेंट्स किसी वेक्टर के साथ डायरेक्शन के साथ लेंथ या मैग्नीट्यूड का जिक्र आ जाए, डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, या इज इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, या अलोंग दिस वेक्टर। डायरेक्शन से मुराद ये 3 लफ्ज होंगे, पैरेलल टू दिस वेक्टर कोई भी साथ एक और वेक्टर होगा, या इज इन डायरेक्शन टू दिस वेक्टर कोई भी साथ एक वेक्टर होगा, या अलोंग दिस वेक्टर जो भी साथ वेक्टर होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन जो है वो ए क्रॉस बी के अलोंग है, तो उधर हम ये वाला मेथड यूज कर लिया करेंगे, ये जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह की स्टोरी या कहानी ना हो, कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी, तो फिर हम इक्वेशंस वाला मेथड करेंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन वाला मेथड है ये थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन 6 पार्ट 1 है, फाइंड अ वेक्टर बी such that a cross b vector is equal to c vector and a dot b is equal to 3 where a vector is this and c vector is this। ये इस क्वेश्चन में गिवन डाटा, गिवन इंफॉर्मेशन है। बच्चों यहाँ पे भी हमने चूंकि वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, तो लेट वेक्टर बी को मैं ये नाम दे रहा हूं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बी वेक्टर को नाम दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस क्वेश्चन में अब हम गिवन इंफॉर्मेशन को या गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालेंगे। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में यानी 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में भी मैंने उधर वेक्टर को इस तरह का नाम लेट किया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उधर उसने कहा था डी वेक्टर निकाले, तो डी वेक्टर को नाम मैंने ये दिया था एक्स वाई जेड, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। और यहाँ पे मैं बी वेक्टर को नाम दे रहा हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर। आप थोड़ी सी यूं निशानी भी याद रख लें कि जब किसी क्वेश्चन में 2-3 वेक्टर इस तरह से 2-3 वेक्टर्स दे दिए जाएं और उस क्वेश्चन में साथ यूं डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी हो, तो उधर हमने इस फॉर्म में वेक्टर को लेट कर लेना है। जो भी वेक्टर हमने निकालना है उसको हमने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर की फॉर्म में लेट कर लेना है। आप देखें क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 में उधर मेंशन था 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी डॉट डी दैट इज इक्वल टू 1 था, और यहाँ ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 3 है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में इस तरह से 2-3 वेक्टर यूं इस फॉर्म में दे दे और साथ डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी मेंशन हो, तो हमने उधर फिर इस तरह से वेक्टर को लेट कर लेना है, यूं याद रख लें। अब आए इस क्वेश्चन की गिवन कंडीशंस को यूज करते हुए हम एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालते हैं। तो पहले मैं डॉट प्रोडक्ट वाली कंडीशन यूज कर रहा हूं, बाद में मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाली कंडीशन भी यूज करता हूं। तो ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 3, ए वेक्टर गिवन है, डॉट बी, बी हमने ये लेट किया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया। जब भी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आयत कोफिशिएंट आयत से प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से, इनको मल्टीप्लाई किया,
राइट साइड पे 3, सिंप्लीफाई किया। इस इक्वेशन को मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों जानबूझ के अब मैं नाम बी दे रहा हूं, मैं 1 2 3 अभी इधर यहां पे नहीं नाम दे रहा हूं 1, मैं बी नाम दे रहा हूं, वेट करें। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, वेट करें, बताता हूं। आल्सो गिवन दैट, सेकंड कंडीशन साथ ये भी है कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू सी। तो लेफ्ट पे बच्चों मैं ए क्रॉस बी बनाऊंगा और सी वेक्टर गिवन है वो ऐसे ही लिखूंगा। तो ये देखें ए क्रॉस बी लेफ्ट पे, ए क्रॉस बी कैसे बनाना है, इधर लिखूंगा आई जे के साथ सेकंड रो में ए के कंपोनेंट और थर्ड रो में बी के कंपोनेंट, बी ये जो लेट हमने किया था, इक्वल टू वेक्टर सी, सी ये गिवन है। बेटा जब भी किसी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो आपको ये पहले भी मैंने बात बताई हुई, आपने लेड पेंसिल से ऊपर प्लस माइनस प्लस लिखना है। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का क्या तरीका है ये मैंने आपको बताया हुआ है। आपने फर्स्ट रो के ये जो ऊपर एलिमेंट्स हैं इनको बाहर लिखना है, लेकिन जो एलिमेंट बाहर लिखेंगे फर्स्ट रो के साथ वो कॉलम नेग्लेक्ट करना है। मतलब क्या, ये आई अगर बाहर लिखा है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लें, नेग्लेक्ट कर लें, जो बाकी नजर आए वो लिख देना है। फिर आपने ये बाहर माइनस जे लिखना है। अब माइनस जे सेकंड कॉलम में है, लिहाजा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा लें, जो एलिमेंट बाकी नजर आएंगे वो लिख लें। अब आगे आपने के लिखना है। अब के क्या है, थर्ड कॉलम में पड़ा है, तो थर्ड कॉलम छुपा लें और जो एंट्रीज नजर आएंगी वो लिखनी है। फर्स्ट रो के साथ बारी बारी हर कॉलम को नेग्लेक्ट करते जाएं, छुपाते जाएं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, और जो एंट्रीज नजर आएंगी वो लिखनी है। और बाहर ये वाले बारी बारी एलिमेंट, आई बाहर, यहाँ पे माइनस जे बाहर, यहाँ पे के बाहर। आगे ये उसी तरह से लिख लेना है, सी वेक्टर जो ये गिवन है। अब इसको 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें, हमारे पास ये चीज बन गई। स्टूडेंट्स यहां पे आप अगर गौर करें तो ये दो इक्वल वेक्टर्स हैं, लेफ्ट पे और राइट पे वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, यानी ये पूरी आइडेंटिटी है एक तरह से, बीच में इक्वल का साइन है। तो ऐसी चीज को कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। जब भी स्टूडेंट्स दो इक्वल वेक्टर्स हों, यानी दो वेक्टर हों इस तरह से, एक लेफ्ट पे वेक्टर और एक राइट पे, बीच में इक्वल का साइन हो, तो वहां पे हम इक्वेटिंग किया करते हैं। क्या मतलब, आप रिकॉल करें मैट्रिसेस में भी यही सीन था। फर्ज कर लो ये मैं मैट्रिसेस, दो इक्वल मैट्रिसेस ले रहा हूं, लेट यहाँ पे एक्स वाई 7 2 है और यहाँ पे 3 4 7 2। मैं कहूँ ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है, व्हाट शुड बी एक्स एंड व्हाट शुड बी वाई है। आप कहोगे एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 4। सिमिलरली मैं दो वेक्टर्स इक्वल लिख लेता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 7k। मैं कहूँ व्हाट शुड बी एक्स है, इक्वल वेक्टर्स हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2, z इक्वल टू 7, नीचे आप इस तरह से लिख लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही सीन है, ये इक्वल वेक्टर्स हैं तो हम इनको इक्वेट करेंगे। तो ये सेंटेंस आपकी मर्जी है, लिखे या ना लिखे, सिर्फ वर्ड इक्वेट भी लिख ले तो काफी है। मैंने आपको पूरी समझ या पूरा कंसेप्ट देने के लिए सेंटेंस भी लिख दी है। These are equal vectors, बीच में इक्वल का साइन है। So by comparing और इक्वेटिंग we get, कंपेयर कर लो या इक्वेटिंग कर लो we get, आयत कोफिशिएंट को आयत के इक्वल ले लो, इसमें आयत कोफिशिएंट ये है, इधर आयत कोफिशिएंट 1 है, 1 के इक्वल लिख लिया। इसमें ये नेगेटिव समेत, ये जेथ कोफिशिएंट है नेगेटिव समेत, इधर जेथ कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लिया। ये पूरा ये कोफिशिएंट साथ प्लस है तो y प्लस 2x इधर -1 के इक्वल, यानी इधर भी पूरा कोफिशिएंट उधर भी पूरा कोफिशिएंट, जो भी साइन हो वो लिख लिया हमने, इक्वेट कर लिया हमने। अब आगे इनको जरा थोड़ा सा सेट कर लें, यानी रीअरेंज कर लें, एक्स वाई जेड वेरिएबल को तरतीब में बना लें, यानी मैंने पहले y लिखा फिर z लिखा, रीअरेंज किया। इसको अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करके पहले x लिखा फिर z लिखा, और इसमें पहले x और फिर y लिखा, रीअरेंज कर लिया। इनको बच्चों मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3, क्योंकि मुझे आगे पता चला कि इसमें इक्वेशनें ज़्यादा बन रही हैं, तो मैंने आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको b नाम दिया और इसको 1 2 3 नाम दिया। एक और भी इसमें मेरा मकसद है, ज़रा वेट करें स्टूडेंट्स। यहाँ मैं इन इक्वेशंस को आपस में
सॉल्व नहीं करूंगा, यानी ये 1 2 3 को, जैसे क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में मैंने इन 1 2 3 को आपस में सॉल्विंग किया था साइमल्टेनियसली इलिमिनेशन मेथड करके। अभी मैं इनको नहीं कर रहा हूं उस तरह से, वेट करें, ये भी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूं। यहां पे बच्चों मैं क्या करने लगा हूं, गौर करें। जब भी स्टूडेंट से इस तरह का कोई सीन आए कि जी 3 लीनियर इक्वेशंस हैं और साथ हमारे पास इधर ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, यानी टोटल 4 लीनियर इक्वेशन बन गई है, 3 ये और चौथी ये। तो ऐसा सीन हो कि इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है और इसमें z नहीं है, इस तरह का सीन क्रिएट हो। अगर इसमें एट ए टाइम सारों में x y z वेरिएबल होता तो फिर तो हम इनको सॉल्व कर लेते। मैं एक और भी बात यहाँ ऐड करूंगा, थोड़ी देर वेट करें। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जब ऐसा सीन आए कि इसमें x नहीं है, इसमें y नहीं है, इसमें z नहीं है और साथ एक ये भी इक्वेशन हो, तो हम ये भी एक इलिमिनेशन मेथड है जो मैं बनाने लगा हूं या यूज करने लगा हूं। क्या बच्चों, आप कोई सी 2 इक्वेशन से y और z की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें, y और z की वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ x निकाल लें। जैसे ये देखो, मैंने यहां से z की वैल्यू x की फॉर्म में निकाली और यहां से y की वैल्यू भी x की फॉर्म में निकाली। इन वैल्यूज को आप इसमें पुट कर लें, यानी टोटली जो नई इक्वेशन बनेगी वो सारी की सारी x में बन जाएगी। z और y को हम इलिमिनेट करें, ये भी एक तरह का इलिमिनेशन मेथड है, यानी हम टोटल जो है पहले आंसर x में लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो z की और y की ये वैल्यू मैंने निकाली इन टर्म्स ऑफ x, इन द फॉर्म ऑफ x, और इनको बेटा पुट किया मैंने b में। ये देखो, आप गौर करो, इक्वेशन बी से y वेरिएबल भी इलिमिनेट हो चुका है और उसकी जगह x आ चुका है, और z वेरिएबल भी इलिमिनेट हो चुका है और उसकी जगह x आ चुका है, यानी टोटली इक्वेशन x में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपको x में जवाब मिल गया, x में सिंप्लीफाई आगे कर लें तो आपको x में जवाब मिल गया। लेकिन जरूरी नहीं था, आप यूं भी कर सकते थे, ऐसे इक्वेशन 1 और 2 से ये भी कर सकते थे कि y और x को इन टर्म्स ऑफ z निकाल लें, यानी आप y की वैल्यू और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z, इन फॉर्म ऑफ z निकाल लें। आप y और x को इलिमिनेट कर लें और y की और x की वो जो वैल्यूज हैं इसमें आप पुट करेंगे तो आपको पहले z में जवाब मिल जाएगा, यानी दूसरे लफ्जों में आप यहां से y और x को इलिमिनेट कर रहे हैं पहले, तो आपको z की फॉर्म में मिलेगा जवाब। यहां पे आपको पहले x की फॉर्म में मिल चुका है, उससे कोई फर्क या असर नहीं पड़ना। तो ये x की वैल्यू अब आपने क्या करनी है, इसमें पुट करनी है, तो आपको z मिलेगा, ये देख लो। और यही x की वैल्यू जो है आपने इसमें पुट करेंगे तो आपको y मिलेगा, यानी ये जो x निकाला है, ये x की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो z मिलेगा, ये z मिल गया, और यही x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y मिल चुका है। हमारा मकसद भी यही था, x y z हमें निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। x y z की इन वैल्यूज को वेक्टर जो b लेट किया था उसमें पुट कर दें तो हमारा ये आंसर है। इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, चेक करना चाहें, तो ये जो कंडीशनें हैं क्वेश्चंस के अंदर कंडीशंस हैं, आप a.b निकालो तो आपका रिजल्ट 3 बनेगा। चेक कर लो, ये जो आपने b वेक्टर बनाया है इसका आप a से डॉट प्रोडक्ट लो तो 3 आंसर बनेगा। क्रॉस वेरीफाई कर लो। स्टूडेंट्स, अब मैं वो बात फिर ऐड कर रहा हूं कि ये पार्ट क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां पे आप एक सीन देखो, एक स्टोरी देखो, क्या कि अगर आप इन 2 इक्वेशंस को या इन 2 को या 1 3 को आपस में सॉल्व करना चाहो, एक तजुर्बा कर लो, एक एक्सपेरिमेंट कर लो, तो आपके साथ क्या होने वाला है जरा चेक करें, देखें। फर्ज कर लो मैंने तजुर्बे के तौर पे, एक्सपेरिमेंट के तौर पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 लिखा। जैसे रिकॉल करें ना, मैंने क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में उधर यहां पे आके इन लीनियर इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया था, यहां इनके साथ इलिमिनेशन मेथड यूज किया था। ये भी इलिमिनेशन मेथड है जो इधर किया है, और उधर भी एक मेथड था इलिमिनेशन मेथड, वो एक ही बात है। लेकिन यहां पे जो है, जब मैंने इनको आपस में सॉल्व करना चाहा तो एक सीन क्रिएट हो रहा है, जरा देखें। सॉल्विंग इक्वेशन 1 2, इसमें क्या किया कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग, यानी मैं जो है
z को इलिमिनेट करने की खातिर इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि कोफिशिएंट सेम हो जब तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये सीन बना, हमारे पास ये इक्वेशन आई 4, नई इक्वेशन, यानी 1 2 3 के बाद यहां से मैं आगे ये काम कर रहा हूं। 1 2 3 के बाद ये नई इक्वेशन आई 4। अब मैं 4 को और इसको सॉल्व करना चाहता हूं, 3 को। 4 इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है, यहां y का कोफिशिएंट 1 है, तो मैं इसको जो है इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके इस नई जो इक्वेशन 4 बनी है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा। यही काम किया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 विद 3 एंड 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करना चाहा तो गौर करो, ये तो कट के मेरे पास सलूशन नहीं बन रहा। तजुर्बा कर लो। यानी यहां इन इक्वेशंस को आप आपस में सॉल्व नहीं कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन 5 के पार्ट 2 में हमने उन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया था। यहां नहीं कर रहे, यहां नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो आपको सलूशन नहीं मिलेगा। जैसे मैंने 1 2 को सॉल्व किया है, आप तजुर्बे के तौर पर 1 3 को सॉल्व कर लें या 2 3 को आपस में सॉल्व कर लें, आप ऐसा सीन आपके पास आएगा, आप स्टक होके रह जाओगे। आपको लेफ्ट साइड पे ये देखो ना, एक्स और वाई आपस में काट रहे हैं। वी कैन नॉट फाइंड सॉल्यूशन इन दिस वे। वजह सोचें बच्चों, जवाब दें, शाबाश, बताएं, शाबाश। जी बच्चों, असल में इसकी वजह दरअसल ये है कि ये जो हमने लीनियर इक्वेशंस बनाई हैं, ये वाली 3 इक्वेशन, ये हमने दरअसल यहाँ से इस इक्वल वेक्टर वाली आइडेंटिटी से बनाई है। लेफ्ट पे और राइट पे इक्वल वेक्टर्स हैं, ये यहाँ से इक्वल वेक्टर से बनाई हैं। और आप चेक कर लें, अगर मैं इनका डिटर्मिनेंट, यानी ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालूं यहां से। ये डिटर्मिनेंट जरा चेक करें, यहां पे x का कोफिशिएंट कोई नहीं है, 0 -3 -2, यहां पे 3, y का कोफिशिएंट कोई नहीं है, और ये -1 z का कोफिशिएंट, फिर 2 1 एंड 0। आप अगर बेटा इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो ये रिजल्ट 0 आ रहा है। आप 2.6 एक्सरसाइज आपने ये की होगी, इसी फर्स्ट ईयर की 2.6 एक्सरसाइज चैप्टर 2 की। तो जब भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं, जैसे ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, उनमें अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो 2 ऑप्शंस होते हैं। जब ए डिटर्मिनेंट नॉन होमोजीनियस में 0 आ जाए तो या हम उधर कहते थे देयर इज नो सॉल्यूशन, और देयर में बी इनफिनिट सोल्यूशन। बट यहां पे बेटा जो है नो सोल्यूशन वाला सीन आ रहा है, नो सोल्यूशन वाला सीन आ रहा है। अगर आप इसके आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को लेकर के उसका को आगे उसको एचिलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म, आप इसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लेकर उसको आप रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वहां पे जो रैंक ऑफ ए है एंड रैंक ऑफ ए बी वो इक्वल नहीं है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी वो इक्वल नहीं होगा। सो वी से देयर इज नो सॉल्यूशन। बट आप क्वेश्चन 5 पार्ट 2 में देखेंगे तो वहां पे ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। आप चेक कर लो, उसका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वहां पे ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा, तो उधर फिर जरूर सोल्यूशन निकलता है, सिंगल सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। बट यहाँ पे इधर जो है ए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने इस तरह से भी देख लिया, और अगर आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के लिहाज से उसको रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें या एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, और वहां पे आप याद करें गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड या गाज मेथड, उसके लिहाज से आप देखें तो वहां पे आपको जो है ये चीज याद आ जाएगी। फिलहाल मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, तो यहाँ पे इसकी ये वजह है। अब बच्चों, बाज स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर आपका लेक्चर ज्यादा हो जाता है, तो बेटा अब देखें मैंने ही इसी एंगल पे इस चीज को सोचकर आपको बताया है।
तो जितने बाकी लोगों ने आपको ये क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस एंगल पे क्वेश्चन को देखा ही नहीं। तो बेटा ये फिर चीजें, मेरी कोशिश होती है कि हर एंगल से सवाल को कवर करूं, हर पहलू से बात को मुकम्मल करूं, ताकि आपको जो है मुकम्मल कंसेप्ट मिले। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना लेक्चर परफेक्ट रखूं। दैट्स वाई थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाता है, तो चीजें बहरहाल सारी कवर हो जाती हैं। हर तरह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कंसेप्ट दे सकूं। तो ये इसमें वजह ये थी, तो इसमें ये वजह थी कि ये इस तरह से सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो सिर्फ हम इन्हीं 3 इक्वेशंस पर रहें तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। दैट्स वाई हमने फिर सोल्यूशन के लिए इस इक्वेशन की हेल्प ली है। तो ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप देखना चाहें तो इसको चेक कर लें।